नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। हम अभी अपने पाचन तंत्र के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जहां कल के लेक्चर में हमने अमाशय की बात कर ली थी, ठीक है। तो अमाशय तक की जो हम लोगों ने बात कर ली थी, लगभग 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो चैनल में हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारी लिंक पे जाके हमारे प्रीवियस की वीडियो भी देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में भी उनको और बाकी के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कल अमाशय के बाद की यदि आज हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है हमारा तो वो है अग्नाशय का, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाशय की यदि हम बात करें तो अग्नाशय देखिए, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे कल हम लोगों ने पढ़ा था अमाशय, ठीक है। अमाशय की यहाँ से जो ये छोटी आंत स्टार्ट हो गई, छोटी आंत में इस प्रकार की यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, ये वाली ऐसी संरचना पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो ये संरचना है ये है अपनी अग्नाशय। इसी के संदर्भ में अभी हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो अग्नाशय की यदि हम सबसे पहले संरचना की बात कर लें, जो ये वाली है तो इसकी किस प्रकार की संरचना होती है, तो याद रखना कि जो अग्नाशय होता है तो इसमें दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। 2 प्रकार से ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे जो ये वाली ये हमको दिख रही है, ये वाली कहलाती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंतःस्त्रावी, ठीक है। और जो ये आपको ये अंदर वाली संरचना दिख रही है, ये वाली, यह कहलाती है बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। मतलब जो ये वाला आपको बाहरी भाग दिख रहा है ये कहलाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि का, और जो ये आपको अंदर वाला भाग दिख रहा है यह कहलाता है अपनी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो जो ये वाली संरचना है अंतःस्त्रावी ग्रंथि की, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अंतःस्त्रावी तंत्र में, या जो हम लोग ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ये अपनी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि से। एक बात का आप लोग याद रखना, जो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि है ये करती हैं हार्मोन्स स्त्रावित। क्या करती हैं? हार्मोन स्त्रावित करती हैं। और हार्मोन कहाँ जाते हैं? वो सीधे हमारे रक्त में प्रवेश करते हैं, ठीक है। पहली बात, जो ये अपनी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है यह स्त्रावित करता है पाचक रस। क्या स्त्रावित करता है? पाचक रस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अग्नाशयी रस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, मतलब कि मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ। मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? एक अपनी ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और एक अपनी हो गई ये बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। अभी हम लोग इसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अग्नाशय से जो ये वाला हमको बाह्यस्त्रावी ग्रंथि दिख रही है, इससे निकलता है पाचक रस। पाचक रस, या उसे हम कहें अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जब इसमें से निकलता है तो ये वाली जो आपको नलिकाएं दिख रही हैं, ये वाली नलिकाएं जो दिख रही हैं, इसमें से अग्नाशयी रस निकलते हुए जाएगा और किस में मिलेगा? छोटी आंत में। अमाशय से भोजन यहाँ से निकलते हुए आएगा, अमाशय से इस प्रकार से भोजन निकलेगा और कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में जब प्रवेश करेगा तो यहाँ से इसको अग्नाशयी रस मिल जाएगा, ठीक है। अग्नाशयी रस से क्या होगा कि जो हमारे भोजन का यहाँ पे जठर रस द्वारा उनको भोज्य पदार्थ के सरल अणुओं में तोड़ा गया था, उसमें से जब यह छोटी आंत में आएगा तो उस भोज्य पदार्थ को और सरल अणुओं में तोड़ेगा, ठीक है।
इससे जब अग्नाशयी रस मिलेगा, ठीक है, अभी हम तो यहाँ पे अभी यकृत की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से पित्त रस भी निकलेगा, तो भोज्य पदार्थ और सरल अणुओं में टूटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है, जो कि अग्नाशय नलिका से छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अग्नाशय में देख लिया, अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है। अब जो ये अग्नाशयी रस है, इनमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अग्नाशय रस की एंजाइम की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अग्नाशय रस में यदि हम एंजाइम की बात करें, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जठर रस के एंजाइम देखे थे। जठर रस में जो हम लोगों ने एंजाइम देखे थे, उसी प्रकार से अभी ये हमको अग्नाशयी रस में, किसमें, अग्नाशयी रस में, अग्नाशयी रस के एंजाइम देखना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा एंजाइम है वो है अपना क्या, ट्रिप्सिन, ठीक है, यह हमारा ट्रिप्सिन है। तो आप लोग याद रखिए, कल जो हम लोगों ने टॉप यहाँ पे देखा था कि जो जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, पेप्टोन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में परिवर्तित करता है। याद आया, कल के लेक्चर में पढ़ा था। उसी प्रकार से जो ये ट्रिप्सिन है, यहाँ से जो प्रोटीन के भाग टूटे तो वो आएंगे यहाँ से इसको अग्नाशयी रस मिलेगा, और ये वाला जो एंजाइम है उस बचे हुए प्रोटीन को, ठीक है, उस बचे प्रोटीन को फिर से किसमें, पॉलीपेप्टाइड और प्लस पेप्टोन में, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा एंजाइम है वो है क्रोमोट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोट्रिप्सिन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। कल हम लोगों ने जठर रस में एंजाइम पढ़ा था रेनिन वाला। रेनिन का कार्य क्या होता है कि जो दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो करता है रेनिन। रेनिन में हमने आपको बताया था कि जो 0 से 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे होते हैं उनमें रेनिन पाया जाता है, उसके बाद उसकी क्रिया समाप्त हो जाती है, कार्य समाप्त हो जाता है रेनिन का, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग हैं, जैसे हम लोग बड़े हो गए, तो हमारे शरीर में प्रोटीन, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो अब उसकी भूमिका निभाता है ये क्रोमोट्रिप्सिन, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये अब हमारे जो 8 साल से ऊपर के बच्चे, 10 साल के या हम लोगों में ये क्रोमोट्रिप्सिन काम करेगा, और ये क्या करेगा, दूध के प्रोटीन को पचाता है या पाचन करता है, ठीक है, को पचाता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अपना जो तीसरा एंजाइम है वो है लाइपेज एंजाइम।
लाइपेज क्या करेगा, वहां जठर रस में हम लोगों ने देखा था जठर लाइपेज। जठर लाइपेज का काम क्या था, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। तो यहां भी इसका वही काम है लाइपेज का, वसा को वसीय अम्ल और तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और इसके बाद जो हमारा एंजाइम पाया जाता है वो है हमारा एमाइलेज। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था जठर म्यूसिन, जो आंतरिक दीवारों को, यहाँ पे अमाशय की आंतरिक दीवारों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज का क्या कार्य होता है, हम लोग स्टार्च लेते हैं, जैसे आलू खाया हम लोगों ने, ठीक है, तो आलू में क्या पाया जाता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो वह स्टार्च को यह क्या करता है, स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है, को माल्टोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अग्नाशय की चर्चा की है। अब हम लोग करेंगे किसकी, यकृत की चर्चा या लीवर की चर्चा। अब हम लोग अपनी चर्चा करेंगे लीवर या यकृत या लीवर। ठीक है, एक बात और आप लोग याद रखना, अग्नाशयी रस के यदि हम पीएच मान की बात करें, किसके, अग्नाशय रस के पीएच मान की बात करें, पीएच मान तो यह होता है 7.5 से 8 के लगभग। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी यकृत की चर्चा। ठीक है, यकृत की यदि हम बात करें तो यकृत कहाँ पाया जाता है, तो यकृत की संरचना होगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर लिया था पाचन तंत्र में, जब हमने आपको यकृत बताया था। ठीक है, तो ये है यकृत। यकृत को थोड़ा हम और बड़ा बना दें ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम बड़ा बना दे रहे थोड़ा सा, ये है हमारा क्या, यकृत। ठीक है, यकृत की यदि हम बात करें तो यकृत में क्या होता है, यकृत में पाई जाती हैं हेपेटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, इसमें इस प्रकार से हम लोगों को हेपेटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हेपेटिक कोशिकाएं, इस प्रकार से इसमें हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, हेपेटिक कोशिकाएं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम यकृत की बात करें तो यकृत क्या है, यकृत सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कौन है, यकृत। ठीक है, यकृत में क्या बताया हमने कि आपको क्या पाई जाती है, इसमें हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या है, तो इसकी यकृत की इन सबको आप नोट करते जाइए। यकृत की संरचनात्मक, मतलब यकृत की संरचना किससे हुई या किससे निर्माण हुआ, तो वो हुआ इनसे, किनसे, हेपेटिक कोशिका, याद रखना। ठीक है, तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, कार्य कौन करती, कार्यात्मक इकाई। तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है अपनी क्या, हेपेटिक कोशिकाएं हैं, हेपेटिक कोशिका है। ठीक है, हेपेटिक कोशिका का कार्य क्या होता है, हेपेटिक कोशिका से याद रखना निकलता है क्या, पित्तरस। क्या निकलता है, पित्तरस। हेपेटिक कोशिकाएं पित्तरस स्त्रावित करती हैं। हेपेटिक
हेपेटिक कोशिकाएं पित्त रस स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब जब यह करेंगी पित्तरस तो स्टोर कहाँ होगा, तो वो होगा यहाँ पे पित्ताशय में। ये वाली जो आपको संरचना दिख रही है, ये वाली गोल संरचना दिख रही है, ये कहलाता है पित्ताशय। पित्ताशय याद रखना। ठीक है, तो हेपेटिक कोशिकाएं पित्तरस स्त्रावित करती हैं जो कि कहाँ पे, पित्ताशय में, पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, याद रखना, संचित होता है। ठीक है, संचित होता है। हेपेटिक कोशिकाओं ने दिया पित्तरस, और पित्तरस कहाँ संचित हुआ, पित्ताशय में, और बाद में जब पित्ताशय यहाँ से निकलेगा तो कहाँ से, ये पित्त नलिकाएं आपको दिख रही हैं, ये वाली संचित होता है। फिर क्या होगा, पित्तरस कहाँ से, पित्ताशय से, पित्ताशय से किसके द्वारा, तो ये नलिकाओं के द्वारा, जो जे वाली आपको नलिकाएं दिख रही हैं, इन नलिकाओं के द्वारा, पित्ताशयी नलिकाओं के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है, नलिकाओं के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये यहाँ से अपनी छोटी आंत स्टार्ट हो गई, देख रही है ये वाली संरचना, छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है। ठीक है, अब प्रवेश करता है तो इसकी भूमिका क्या होती है, सबसे पहले इस बात का आप लोग देखें कि जब पित्तरस यहाँ से इन नलिकाओं के द्वारा अमाशय से आए हुए भोजन से, यहाँ से अपन को मिलेगा अग्नाशयी रस, यहाँ से मिलेगा पित्तरस, तो इस भोजन में जो भी वसा होगी, जो अभी हम लोगों ने अग्नाशय में एंजाइम पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें भी वसा को बसीयम और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हुई है, लेकिन उसमें से जो भी वसा शेष बची, उसका यहाँ पे जो ये पित्तरस निकलेगा, तो उस वसा को किसमें, भोजन में उपस्थित उस वसा को जल में घुलने योग्य बनाती है। याद रखना ये चीज है ना, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पे वसा का पाचन हो जाता है, और पूर्ण रूप से जब वसा का पाचन होता है तो वह जल में घुलने योग्य हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वसा का संपूर्ण पाचन हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने लीवर देख लिया। आज हम लोगों ने 2 चैप्टर देखे, 2 टॉपिक देखे हैं। एक तो हम लोगों ने अग्नाशय देखा है, और उसके बाद आज हम लोगों ने यकृत की भी बात कर ली है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कल छोटी आंत को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम बड़ी आंत को। इस प्रकार से अपने लगभग कल हो सकता है कि हमारा ये पाचन तंत्र का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते।